गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का उद्देश्य आईएएस में स्वागत है। आज है 21 अगस्त और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के न्यूज़ का आज का डिस्कशन करेंगे। आज की पहला न्यूज़ है। पहला न्यूज़ में आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया गया है। इसमें पहला न्यूज़ था, पहला एक चार्ट बना था। उस चार्ट में पहले एक है कि छत्तीसगढ़ ने डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का 2055 करोड़ टच कर लिया। इसमें इंक्लूडेड है फार्मर, कैटल रेयरर और लेबरर्स, ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। तो हम बात करते हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है क्या। गवर्नमेंट का जो मिशन है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में एक डीबीटी एक पार्ट है। और हम टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें से जो डीबीटी है, डीबीटी के फ़ायदे क्या क्या है, डीबीटी आखिर में डीबीटी को इंक्लूड क्यों किया गया। तो डीबीटी को इंक्लूड करने से फ़ायदे ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो भी हमारी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। और हम जो एक 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 स्लोगन है रहता है हमेशा गवर्नमेंट का कि लास्ट माइल स्टोन तक हम कवरेज करेंगे, उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। डीबीटी के ट्रांसफर से हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका समावेशी विकास हो पा रहा है और वोमेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। डीबीटी से वोमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलेगा। आप लोगों को पता होगा 2014 में जनधन खाता योजना खुली थी। जनधन खाता योजना में मतलब 50% से ज़्यादा इनरोलमेंट महिलाओं की रही, जो कि डीबीटी में बहुत सहायक रही है। तो ये वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल रहा और रहता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो बात आप लोग समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि सबको लास्ट माइल तक, इंडिया के कोने कोने में सबको बैंक अकाउंट यानी एक मतलब फाइनेंशियली डोर से बांधा जा सके। और डीबीटी का मेजर एक रोल हो सकता है करप्शन को कम करने में। जैसे राशनिंग, जो राशन कार्ड और राशन जो बढ़ता है, जो पीडीएस वाली सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। इसलिए अब पीडीएस को भी ख़त्म करके डीबीटी लाने की बात की जा रही है। हालांकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव तो है ही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आज हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं। तो एक छत्तीसगढ़ की योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये जो योजनाएं हैं ये आप सेक्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, फिर लेबर के लिए हो गया, ठीक, सोशल इंक्लूजन के लिए हो गया, सोशल डेवलपमेंट के लिए हो गया, ठीक, माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए हो गया। इन सब में इन योजनाओं को बस इंक्लूड करेंगे। इसके बारे में नहीं, ये नहीं पढ़ना है कि कितना करोड़ रुपए पास हुआ, क्यों पास हुआ। बस ये पढ़ना है किस कैटेगरी में हुआ है और किस कैटेगरी में हुआ और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। बस हम लोग मेंस में एक पॉइंट इंक्लूड करने के लिए रख सकते हैं। तो हम देखते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसको हम एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में या फार्मर के अपलिफ्टमेंट में या फार्मर के बेटरमेंट में, ठीक, फार्मर सुसाइड को रोकने में ये कार्यरत सिद्ध हो सकती है। और की बात करें कि हम ये जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के इनकम को डबल करने की बात की गई थी 2022 में कि डबल कर देना है फार्मर्स के इनकम को। तो इसमें भी इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम डाल सकते हैं कि, ठीक। उसके बाद से दूसरा है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। भूमिहीन, हमारे यहाँ आप लोगों को पता होगा कि जो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो और बहुतों के पास तो भूमि भी नहीं है। लगभग हम मान के चलते हैं कि 20% के आसपास लोगों के पास भूमि नहीं होगी लगभग में। तो ये इस केस पे इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो होगा उनके लिए एक फाइनेंशियली असिस्टेंट का काम करेगा। तो उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये योजना सहायक हो सकती है, तो हम इसको डाल सकते हैं। ऐसे ही राजीव युवा मितान क्लब यूथ के लिए है गोधन न्याय योजना। ये क्या है कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट हो सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट या एक स्लोगन होती है वेस्ट टू वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, यानी कचड़े से धन, वेस्ट फ्रॉम वेल्थ और वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी इनको भी कहीं इंक्लूड करना होगा तो हम कर सकते हैं। और विलेज के डेवलपमेंट में तो काफ़ी हिस्सा इसका रोल बहुत ज़्यादा अहम तो होगा ही। तो गोधन न्याय योजना जो है उसको भी हम डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना, नॉन शेड्यूल एरिया में जो भी फेस्टिवल है उसको फंड करने के लिए ये रखा गया। तो ऐसी योजनाओं को हम डाल सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि जस्टिस पेंडेंसी की बात करते हैं कि जस्टिस मतलब जस्टिस जो हमारी जुडिशरी है उसमें बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। अगर एक डेटा के बारे में बात किया जाए तो ओवरऑल 47 मिलियन जो केसेस हैं वो अभी पेंडिंग हैं। 47 मिलियन 4,70,00,000 के आसपास पेंडिंग केसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास पेंडिंग केसेस है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें क्या है, अगर बात करें तो हमारे यहाँ 2 प्रोविज़न था, पॉक्सो और ये हमारा पॉक्सो के साथ साथ हमारा हो गया आपका रेप। ठीक है, इसमें कहा गया था कि हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हमको स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है, यानी जल्दी जल्दी से ही इसका वो निपटारा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाया था, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है उस पर भी स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। जैसे कि अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो लगभग दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो उनकी इतनी बेटर परफॉर्मेंस है कि आप देख ही रहे हैं कि केवल 29% ही डिस्पोजल हो पा रहा है, डिस्पोजल रेट है इनका, 29% ही केस सॉल्व हो रहा है, बाकी का केस सॉल्व नहीं हो पा रहे। उत्तर प्रदेश देख लें 36% बस डिस्पोजल रेट है। अगर हम बिहार की बात कर ले तो 32% का डिस्पोजल रेट है। इसमें सबसे अच्छा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का डिस्पोजल रेट 67% है। बट अगर हम इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि स्पेशल कोर्ट तो बना ही था, कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना ही था जल्दी स्पीडी ट्रायल के लिए। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। दिक्कत है कि हम स्पेशल कोर्ट तो बना दिए हैं, लेकिन जो जज है उनको ट्रीट हम कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल जज की तरह। उनका ट्रांसफ़र भी नॉर्मल जज की ही तरह हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से इसमें बहुत सारे मेजर्स हैं। अगर बात करें कि गलतियां कहाँ क्यों डिले हो रही है, तो क्वालिटेटिव, गुणात्मक के साथ साथ क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक मेजर्स भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। पहला इस है कि वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा जजों की वैकेंसी भर नहीं रही है। दूसरा है कि स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं तो उन जजों को स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं उसके डील करने के लिए। ये हैबिचुअल है अपने नॉर्मल डेज के लिए, जो भी कोर्ट जैसे भी काम कर रहा है, नॉर्मल कोर्ट जैसे भी काम कर रहा है वो उसी हिसाब से ढले हुए हैं, उनको लगता है कि वैसे ही काम करना चाहिए। ठीक, अब तीसरा है कि अब पेंडिंग होने का एक और दिक्कत है। एक जज थे, उन्होंने बताया कि पेंडिंग होने का एक, ये तो इंस्टीट्यूशनल रीजन हो गया, बट एक पॉलिटिकल रीजन भी, पब्लिक वाली रीजन भी है। जैसे कि हमारे यहाँ चलती है वो क्या, ऑनर किलिंग या ऑनर प्रोटेक्शन। हमारे यहाँ ऑनर प्रोटेक्शन चलता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉल्स केस भी, जब माइनर एक्यूज्ड होते हैं, जो भी माइनर एक्यूज्ड होते हैं उसमें फॉल्स केस ऐड किया जाता है। मतलब फॉल्स फेक केस ऐड किया जाता है, जिसको समझते जिसको इंटरप्रेट करते, क्योंकि पॉक्सो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ठीक, पॉक्सो सब्जेक्टिव केस है और इस सब्जेक्टिव केस को इंटरप्रेट करते करते उसमें जजमेंट नहीं हो पाती है। ये भी एक डिले का केस बनता है। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि इस मतलब जो फेक पॉक्सो के जो केसेस हैं वो क्या है कि फेक पॉक्सो के केसेस की वजह से जो अच्छे भी पॉक्सो केस है, जो जेन्युइन केस हैं, उन पे भी बहुत बड़ी उन पे भी ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। ठीक है, अब आपको बात बता दें, ये पॉक्सो आखिर में है क्या। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, ये है, ये 2012 में पास हुआ था। ये चिल्ड्रन जो भी चाइल्ड हैं उनको सेक्सुअली ऑफेंस से बचाने का एक मतलब मेजर्स एक्ट है, जो कि 2012 में पास हुआ था। अब बात करते हैं कि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं कि वैकेंसी, जो भी वैकेंसी है वो लगभग 23% अभी दिल्ली में ही वैकेंसी बची है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की 23% वैकेंसी है। तो समझ रहे हैं आप कितना दिक्कत हो रहा होगा। आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेके। गवर्नमेंट ने अभी फाइंड किया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर 830 माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो फेक रजिस्टर इन्होंने लगभग 144 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप भी ले लिया है। ये पूरी दिखता है कि गवर्नेंस फेलियर है। क्या दिखता है? गवर्नेंस फेलियर।
तो अगर हमको कहीं गवर्नेंस दिखाना है, गवर्नेंस फेलियर कहीं दिखाना है, तो हम इस पर कोड कर सकते हैं कि गवर्नेंस फेलियर में ये डायरेक्ट पूरी लाइन कोड कर सकते हैं कि 830 इंस्टीट्यूशन जो है फेक रजिस्टर थी एनएसपी पोर्टल पे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको किसने फाइंड आउट किया था। एक है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसके बारे में आप लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्शन होता है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके बारे में निकाल के फैक्चुअल डेटा पढ़ लीजिएगा, NCAER। ठीक है, हम इस पे माइनॉरिटी पे बात करेंगे कि माइनॉरिटी का क्या स्टेटस है, क्यों है, कैसे है। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, ये AC हेलमेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि AC हेलमेट हम पढ़ के क्या करेंगे। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस को AC हेलमेट दिया गया अभी। अब इस AC हेलमेट को क्यों हम पढ़ रहे हैं। AC हेलमेट से प्री में क्वेश्चन तो आई थिंक टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन इतना डीप तो नहीं आना है, लेकिन ये गवर्नेंस का काम कर सकता है। ये पहला कि इफिशिएंट कर सकता है हमारे पुलिस जो कॉप्स जो भी हमारे पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस, उनकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि वर्क एफिशिएंसी के साथ साथ उनके हेल्थ मेजर पे भी ध्यान देगा। ठीक, और कहीं कहीं तो हमारा मैनुअल की जगह पे अगर हम बात करें, और भी कहीं ऐड कर सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने की बात पे। मैनुअल की जगह पे ये टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट है। अगर मैनुअल की जगह पे बात करें तो एक MP जैसा जगह है, MP में अब रोबोट एक जगह, पहली बार रोबोट को कमीशन किया गया है ट्रैफिक रूल्स को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम रोबोट का यूज कहाँ कर रहे हैं, MP में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत अच्छी चीज़ है। AC हेलमेट अहमदाबाद में हुआ, इसको भी रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग की INS वागीर जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया का एक हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज, जो है नेवी की एक्सरसाइज है। और किसके के बीच में होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ये INS वागीर है जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाया गया। प्रोजेक्ट 75 के बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, और बात करेंगे इसमें कुल 6 सबमरीन को बनाने की बात की गई थी। तो हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, कैसे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि भक्ति मूवमेंट जो है, अगले न्यूज़ में आते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो है वो मुगल के काल में कैसे फला फूला था, उसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जो थे, मध्य प्रदेश की एक रैली में गए थे। हमारे PM नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की एक रैली में गए थे। वहाँ पे सबसे बड़े रविदास जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। ठीक, और उन्होंने बताया कि रविदास जी ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उस समय दबाए रखा था जो जब मुगल काल एम्पायर ऑपरेसिव रूल कर रही थी, मतलब दबाव डालने वाली, एडवर्स रूल कर रही थी। उस समय भी रविदास जी अपने आप को खड़े रखे थे। अब बात करते हैं कि भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, एक एंगल यहाँ से तैयार हो जाएगा। भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ में फ्लरिश किया था। साउथ में मतलब पहली बार साउथ में आया था, हमारे दक्षिण में, जहाँ की तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में पहली बार आया था। और कौन सा ईरा था, 6 और 9वीं सेंचुरी था, उसमें आया था। और ये बाद में मुग़ल काल जब आया तब ये फैल गया हमारे नॉर्थ इंडिया में। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के बीच में ये फैल गया कहाँ, इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में फैला। ठीक, अब एक लेखक थे जिनका नाम था पैटर्न बर्चेट की 2-3 किताबें हैं। जैसे एक किताब है जेनोलॉजी ऑफ डिवोशन, भक्ति तंत्र, योगा एंड सूफीज़म इन नॉर्थ इंडिया। ठीक, ये बुक जो है ये हम बताती है कि हमारा भक्ति मूवमेंट कैसे नॉर्थ इंडिया में फ्लरिश हुआ था, इसके बारे में बताती है। तो बताता है कि, और ये बुक बताती है जिनका जो बुक है उसमें ये कहा जाता है कि भक्ति मूवमेंट जो थी इंडिया के नॉर्थ इंडिया में बेलूज इंस्टीट्यूशन और पर्शियन लिटरेरी का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। ठीक है,
और ये और वही पर्शियन जो लिटरेचर था वो बाद में चल के सूफीज़म में डेवलप हुआ। अब बात करेंगे सूफीज़म में कैसे डेवलप हुआ। ठीक, जब गजनवी भारत आया था, गजनवी पर्शिया से आया था, गजनवी भारत आया था 11वीं सेंचुरी में, तो उसके साथ साथ पॉलिटिकल जो पर्शियन कल्चर था वो भी यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में सल्तनत रूल के रिचुअल्स ऑफ द रीजन अंडर, बाद में जब मंगोलों ने इस पे फिर मंगोलों ने ही इन्वेजन किया, तो मंगोल के इन्वेजन में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डर के कारण वहाँ के जो पर्शियन इलीट वो भी हमारे इंडिया में आए, नॉर्थ इंडिया में आके बसे। और जब वो इंडिया में आए तो उनके साथ साथ ठीक सूफीज़म में बहुत बड़े लार्ज स्केल पे एशिया में फैल गया। ठीक, अब बहुत सारे स्कॉलर ये कहते हैं कि हमारे जो भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म, इसके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। अब सिमिलरिटी की बात करेंगे तो सिमिलरिटी क्या है? तो सिमिलरिटी ये है कि ये हमेशा इनर लाइफ के बारे में बताते हैं। ये आउटर वर्ल्ड और रिचुअल प्रैक्टिस जैसे जादू टोना बलिदान इन सब के बारे में नहीं बताते। ये अंदर की लाइफ में आंतरिक भक्ति और प्यार को दर्शाने का ये काम करते हैं। ठीक, ये जो हमारे पैटम थे, इन्होंने बताया कि सूफीज़म और भक्तिज़म में बहुत सारे कम्युनलिटीज़ थी, और कम्युनलिटीज़ में इसमें भक्ति मूवमेंट था, उसमें दो प्रकार के भक्ति थी। एक भक्ति थी निर्गुण भक्ति और एक प्रकार थी सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, अब इन सब के बारे में बताते हैं। निर्गुण भक्ति, जो निर्गुण भक्ति थी, ये भक्ति मूवमेंट के अंदर दो क्लास बन गया था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो जब वो रिचुअल वर्शिप्स करेंगे, जो उनकी पोएट्री होगी वो निर्गुण भक्ति का पार्ट होगा। लेकिन जो इलीट क्लास के लोग होंगे, जो ब्राह्मण होंगे और भी इलीट क्लास के लोग होंगे, वो भक्ति करेंगे तो उनको सगुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति के कवि हमारे मान लीजिए कौन होंगे, कबीर हो गए, रविदास हो गए, ये लोग थे संत निर्गुण भक्ति के। लेकिन अगर सगुण भक्ति की बात करें तो मीराबाई हो गई हमारी। ठीक, तो ये सगुण भक्ति की थी। ये लोग जो सगुण भक्ति वाले थे, ये क्या करते थे, ये मूर्ति का पूजा करते थे। लेकिन निर्गुण भक्ति वाले क्या थे, वो एक ही कॉन्सेप्ट की पूजा करते थे, यूनिवर्सल गॉड की पूजा करते थे। और वो कहा करते थे कि अल्लाह और ईश्वर क्या है, एक है। अल्लाह और ईश्वर क्या है, एक है। ठीक, ये बिना फॉर्म की पूजा करते थे, इनके पास कोई मूर्ति नहीं रहा करती थी। ठीक है, लेकिन अगर ये बात करें सगुन वाले तो वो कृष्णा की बात करते थे, आपको याद होगा, इतना तो पता है। अब चलिए आगे। 1526 में भक्ति मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अकबर ने भी बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि एक काम कर दिया कि गोविंद देव टेम्पल था हमारा वृंदावन में, उसके लिए इसने 1526 में अकबर ने लैंड दिया था। और फिर उसके बाद से मुगल काल में उस समय एक वंश हुआ करता था अजमेर में, कछवाहा वंश, वो उन मुगल काल के कोर्ट में वो गाना नृत्य करते थे। और वो पॉलिटिक्स और प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं कि इम्पीरियल पॉलिसी कैसी होगी, प्रैक्टिस कैसी होगी। तो उनके सुपरविजन में, उनसे मिलके मुगलों ने एक क्या किया था कि 7 टेम्पल था ब्रिज रीजन में, उसको क्या किया था, इसने फंड किया था। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि और ये कहा जाता है कि मुगल काल के बिना भक्ति मूवमेंट को इस मुकाम तक आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था कि ये इस मुकाम तक आ जाएगा। ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट क्या है कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था कि देखिए क्या था कि जो किंग थे वो माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम थे, और बाकी कौन थे, हिंदू। जो पॉपुलेशन थी वहाँ की हिंदू थी। इस भक्ति मूवमेंट ने ऐसा होल्ड करके रखा कि उनके वो अच्छे तरीके से रूल भी कर पा रहे थे। और ये क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था यूनिवर्सल गॉड की कॉन्सेप्ट, यानी अल्लाह ईश्वर एक है। ठीक है,
तो वो वहाँ पे ये रीजनल जो रिलीजियस वाली चीज़ें होती हैं, रिलीजियस कम्युनलिज्म होता है, वो कम्युनलिज्म का दौर वहाँ पे कम हो गया था। ठीक। अब अकबर के ट्रेडिशन में एक और दिखता है कि ये क्या है कि भक्ति मूवमेंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद किया था। उसने एक सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इससे ये पता चलता है, इस बात का गवाह है कि अकबर ने भक्ति मूवमेंट को फ्लरिश करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके जो एक कवि थे जिनका नाम था, उसके दरबारी कवि का नाम था अबुल फजल, जिसने अलबरूनी की रचना की थी। वो अपने बुक में कहीं भी अल्लाह और मोहम्मद की बात नहीं करता, अल्लाह और मोहम्मद की बात नहीं करता है। ये एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि ये कहीं न ये हो सकता हो कि ये मोर देन इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ मेजोरिटी को, क्योंकि माइनॉरिटी रूल कर रहा हो। या ये भी देखा जा सकता है कि भक्ति मूवमेंट का इतना बड़ा प्रभाव था कि यूनिवर्सल गॉड के अलावा इनको किसी गॉड में बिलीव नहीं था। ये अपनी कम्युनलिज्म की भावना लिमिटेशन में थी, ओवर कम्युनलिज्म नहीं था इनके अंदर। ठीक। और कबीर जो थे, कबीर की बात करें, कबीर ने अपने जितने भी लिटरेरी वर्क, जो भी अपना साहित्यिक कार्य किए थे, उसमें वो बहुत ज़्यादा मोर एम्फेसाइज किए थे इलाही शब्द पे। ये भी दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं, ठीक, ये इलाही शब्द भक्ति भाव से जुड़ा होता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, वो भक्ति मूवमेंट के गोद में पल रहा था, भक्ति मूवमेंट के गोद में पल रहा था। और यहाँ पे एक तरीके से की बात करें कि इतना होने के बावजूद भी जो ये जो मुस्लिम एम्परर्स थे, उन्होंने अपने कल्चर को अपने सोशियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में अपने ही कल्चर को टीच करने में बहुत समृद्ध हुए थे। ठीक। भक्ति मूवमेंट शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगले न्यूज़ पे कि ग्रीन हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिफिनीशन सेट किया कि क्या डिफिनीशन होगा। पहले बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी थी, बहुत ज़्यादा द्वेष हुआ करता था कि हमारे पास क्या होगा ऐसा, मतलब हम कैसे सेट करेंगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन ही है। ठीक। कोई डिफिनीशन नहीं था हमारे पास। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिफिनीशन लेके आया ग्रीन हाइड्रोजन का, और ऐसा करने वाला कुछ कंट्रियों में भारत भी हमारा शामिल हो गया है। गर्व करने वाली बात तो है ही है। अब ग्रीन हाइड्रोजन, पहला कि ग्रीन हाइड्रोजन हम कहेंगे किसको? ग्रीन हाइड्रोजन उसको हम कहेंगे जब हम 1 kg हाइड्रोजन को बनाने में 2 kg CO2 का इमिशन करें। अगर 2 kg मैक्सिमम 2 kg 1 kg हाइड्रोजन बनाने में मैक्सिमम अगर 2 kg का कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिशन कर रहे हैं, तो हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं। ठीक है, कंफर्म हुआ। अगर हम 1 kg हाइड्रोजन बनाने में अगर 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन मैक्सिमम कर रहे हैं, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, मैक्सिमम कर रहे हैं, मिनिमम 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा बायोमास बेस्ड, एक हमारा मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड। ठीक, तो ये दोनों मेथड पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और भी जैसे और ये इमिशन सबको लेके इंक्लूड है, जैसे कि हम वाटर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर रहे हैं, गैस प्यूरिफिकेशन भी कर रहे हैं, ड्राइंग और कंप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी कर रहे हैं। इन सब को मिला के हमको 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मे भी इस बार क्वेश्चन दिखे। ठीक,
अब ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए हमारे भारत ने 2017 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। 2017 नहीं, सॉरी, पता नहीं 2017 ही था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाने की बात की, एक मिशन बना जिसने ये ऑब्जेक्टिव रखा कि हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का पर साल उत्पादन करेंगे और लगभग 125 गीगावाट 2030 तक रेन्यूएबल एनर्जी 125 गीगावाट 2030 तक रेन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। इतना हुआ, अब आगे चलते हैं। आगे जो हमने पढ़े थे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 830 जो कॉलेज थे, जो वो फेक इंस्टीट्यूशन थे, जो फेक रजिस्टर हुए थे एनएसपी पोर्टल पे। तो हम देख लेते हैं क्या माइनॉरिटी का क्या स्टेटस है हमारे यहाँ। तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जो है, इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज़्यादा ये हमारा इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक का अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है जाति व्यवस्था से, धर्म व्यवस्था से, और कुछ रीजनल मतलब क्षेत्रवाद हो गया, भाषावाद हो गया, ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है हमारा भारत। और ये उसके बाद से ये हमारा जो भारत है, उस इंडियन सोसाइटी जो है उसके पास यूनिक कल्चर है कि हमारे यहाँ इतने लोग डिवाइडेड है। और डिवीज़न तो ब्रॉड लेवल पर डिवीज़न है, हिंदू में भी अलग अलग कास्ट डिवीज़न या सब डिवीज़न है, उतना ले के भी हम एक दूसरे को एक साथ गुच्छित करके चलते हैं। ये एक यूनिक कल्चर है इंडिया की। इंडिया में माइनॉरिटीज़ की बात करें तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये लोग हैं। अब हम बात करते हैं कि माइनॉरिटी हमारे इंडिया में तो है। माइनॉरिटी कौन कहलाते हैं? पहला तो चीज़ कि माइनॉरिटी कहलाते कौन है? माइनॉरिटी वे हों जो कम संख्या में, माइनॉरिटी वे हों जो कम संख्या में, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। अब माइनॉरिटी, क्या माइनॉरिटी को कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि माइनॉरिटी कौन होंगे? ठीक, माइनॉरिटी शब्द कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इंसाइंड है? कहीं डिफाइन है? इंसाइंड तो होगा, डिफाइन है कहीं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है माइनॉरिटी शब्द। लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस बहुत ग्रुप को अभी भी मिल चुका है, माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटियों को कुछ प्रोविज़न दिया है, कुछ माइनॉरिटी को कुछ रक्षा दिया है, मतलब रक्षा वाली बात करता है। कुछ आर्टिकल दिया है कि आर्टिकल 29 दिया। पहला एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे माइनॉरिटी के लिए एक आर्टिकल 29 है, वो कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि इंडिया में रह रहा हो, वो अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकता है, अपने साहित्य को प्रमोट कर सकता है, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है और उनको बचाने का भी काम कर सकता है। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल, आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी ग्रुप जो होंगे वो माइनॉरिटी ग्रुप होंगी जो कि रिलीजियन और लैंग्वेज बेस्ड पे जो भी माइनॉरिटी ग्रुप होंगी, यानी धार्मिक और भाषाई आधार पर जो भी माइनॉरिटी ग्रुप होंगी, वो उनको अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बैठा भी दे और उसको मॉनिटर भी करें, उसको कंट्रोल भी करें, उसको एडमिनिस्ट्रेट भी करें, वो उनके हाथ में होता है। ठीक, अब हमारे यहाँ आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। ठीक, उसमें कुछ मौलिक कर्तव्य हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटियों के लिए भी रखी गई है। अब माइनॉरिटियों के लिए रखी गई है तो एक है उसमें कि हम मतलब भाईचारा की भावना अपनाएंगे, भाईचारा की भावना अपनाएंगे, चाहे हमारे पास कितने भी भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्र आधार पे कितने भी हमारे यहाँ विविधताएँ हो, लेकिन हम क्या करेंगे, भाषा मतलब भाईचारे की भावना रखेंगे। ठीक, अब दूसरा है कि हम रिच हेरिटेज, जो भी हमारे इंडिया में जो रिच हेरिटेज है, जो भी हमारे विरासत है, जो हमारे कंपोजिट कल्चर को शोकेस करते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करने की भी बात करेंगे। ठीक, और कुछ स्पेशल प्रोविज़न है हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए।
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी रखा गया और उनके ड्यूटी के भी बारे में बताया गया है। अब प्रॉब्लम फेस्ड बाय द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है माइनॉरिटीज़ को, ये देखते हैं हम लोग कि माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम क्या होती है। पहले की प्रॉब्लम है आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है कि एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि हम इन्फीरियर हैं, हमारा सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस इन लोगों से अलग है, हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है। यही इशू है कि वो अपने आइडेंटिटी को शोकेस नहीं कर पाते हैं और मेजर कम्युनिटी से एडजस्ट होने में बहुत उनको दिक्कत होती है। अब प्रॉब्लम सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, वो इतने कट के रहते हैं और ऐसे रहते हैं, स्मॉल नंबर में रहते हैं और पूरी उनके पास एक डिस्टिंक्ट कल्चर होती है, तो वो अपने आप को मेजॉरिटी के सामने इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए उनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि कहीं हम इनके डोमिनेंस में, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा एक कल्चरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या करता है कि माइनॉरिटी मर्ज हो जाती है और मेजॉरिटी के साथ, और वो माइनॉरिटी अपनी आइडेंटिटी खो देती है। ये कॉन्सेप्ट होता है सोशलिज्म का है कॉन्सेप्ट, मतलब सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है एक कल्चरेशन का। तो उनको डर है कि हम कहीं एक कल्चरेशन का शिकार ना हो जाए, हम आइडेंटिटी अपनी खो ना दे, इसलिए वो आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए इनसिक्योरिटी फील करते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड विद इक्विटी में क्या प्रॉब्लम है, उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, फिर भी उन अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर भी वो नीचे हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन का भाव पैदा करता है। दूसरी बात कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है उसमें हमेशा इनइक्विटी के परसेप्शन रहता है कि हम इनके साथ अनइक्वल हैं, हम इनको अनइक्वल है, ऐसा होता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल टेंशन एंड रिवॉर्ड्स, अब जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा कम्युनल लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे दिल्ली का दंगा देख लिए, मणिपुर का हिंसा देख लिए, ये क्या है। अब इसमें ये दिक्कत होता है कि ये जो होता है माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी में, जब हमारा कोई कम्युनल राइट होता है, कोई भी मतलब सांप्रदायिक हिंसा होता है, सांप्रदायिक हिंसा में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचता है, माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा थ्रेटन होता है, तो ये इनके लिए भी एक प्रॉब्लम की बात है, ठीक। सिविल सर्विस और पॉलिटिक्स में इनका लेस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। हम ऐसा तो कहते, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात तो करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो कहती है सिटीजन को कि हम रिलीजियस माइनॉरिटी को इंक्लूड करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी, वही इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो वही निगलेक्टेड हो जाते हैं, वही नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, वही इन सब में भाग नहीं ले पा रहा। लेकिन अगर अलग बात करें तो कुछ हमारे माइनॉरिटी जो ग्रुप हैं जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बेटर हैं, इसलिए वो मेजर कम्युनिटी से भी बेटर, मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी बेटर है। जैसे बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी बेटर है, ठीक है, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली में देखा जाए तो, ठीक। अब सेकुलरिज्म पे हमेशा स्ट्रिक्ट होना, कि ये भी इनसे नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे कि जो हमारे यहाँ जो भी रिलीजियस इशू है, वो मतलब अधिकांशतः पॉलिटिकल ड्रिवन होती है, यानी पॉलिटिसाइज होती है। इसलिए ये जो हमारा भारत है कहता है कि स्टेट के पास स्टेट का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होगा, ठीक। सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, ठीक। वहीं पे हमारा क्या है कि उसी सेकुलरिज्म में जब रिलीजियस इशू आता है तो पॉलिटिसाइज हो जाता है रिलीजियस इशू, ठीक। और ये कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट बनाने में बहुत वो करता है। काजेज फॉर एंगर अगेंस्ट माइनॉरिटी जो हमको आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम वल्नरेबल ग्रुप को, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो दलित दबके लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब स्पेशल ट्रीटमेंट में इन्होंने एक प्रोविज़न किया रिजर्वेशन का प्रोसेस किया, जिसको 15(4) और 16(4) में रखा गया, आर्टिकल 15(4) और 16(4) में रखा गया। अब इस रिजर्वेशन में कहा जाता है कि इस रिजर्वेशन के कारण उनका अपलिफ्टमेंट तो हुआ ही, क्योंकि सोल पर्पस वही अपलिफ्टमेंट तो होगा, लेकिन इससे यही रीज़न है कि बहुत सारे बैकवर्ड या जनरल कैटेगरी में इसके लिए असंतोष पैदा हो गया, ठीक।
और दूसरी रीज़न ये है कि और भी अंगर है कि इनएबिलिटी है गवर्नमेंट का कि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे नहीं प्रोवाइड कर पाता, और दूसरी चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाता है बट नहीं प्रोवाइड कर पाता है उस तो माइनॉरिटी जो होते हैं, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन होने के बाद भी उनको उतना हक नहीं मिल पाता, और उनको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो बाकी उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक, कल्चरल रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन, जैसे कि कल्चरल ग्लोरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये भी दिक्कत है। जैसे अगर हमारे अभी दलित भाई जैसे जैसे एम्पावर, कोई भी एक ऐसी, दलित भाई की छोड़ते हैं, कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी क्या करती है हमारी कि वो अपने कल्चर को शोकेस करने के चक्कर में भी ये वो अगेंस्ट माइनॉरिटी, जो हमारे जो बैकवर्ड या जनरल क्लासेस होते हैं उनके बीच में क्लैशेस उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं जैसे कि कुछ इंसिडेंट की बात करें हम, तो जैसे एग्जांपल, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं हमारे माइनॉरिटी में क्या इशूज हैं, ये क्या है। ठीक है, उन्नाव इंसिडेंट, दलित बीटिंग फॉर स्किनिंग द डेड काउ। ठीक, एक मरी हुई गाय थी, उसकी चमड़ा निकालने के लिए दलित को पीटा गया। ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, जैसे मेजोरिटेरियन का माइनॉरिटी पे शोषण, ये एक तरीके से मराठा रैली इन पुणे, ये डिमांड कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। 2015 की ददरी मेला में, ददरी का मेला लगता है बलिया में, मॉब लिंचिंग केस हुआ था और इसमें हिंदू पीपल मुस्लिम फैमिली पे अटैक कर दिए थे। ये कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी फील करवाती है इनको। अब एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग द मुस्लिम इन इंडिया, मुस्लिम की बात करते हैं कि मुस्लिम का स्टेटस क्या है। ठीक, लो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन भी बहुत कुछ हद तक बहुत ज़्यादा बहुत पुअर है। ठीक, हाउस होल्ड इन्वायरमेंट्स जो हमारा, वो उनमें यह कॉन्सेप्ट होता है कि उनका जो हाउस होल्ड है, जो घर है, घर डिटरमाइन करता है कि हमारी जो मुस्लिम में एजुकेशन की पार्टिसिपेशन, मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशन में पार्टिसिपेशन होगी क्या होगी। घर से डिस्टेंस बताता है कि वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक, वो उनका जो टर्सरी, उनका जो इंगेज तो है, बहुत सारे वर्कर रेगुलर वर्कर में इंगेज तो है, लेकिन टर्सरी सेक्टर और अर्बन एरियाज में बहुत लो उनकी अभी भी एम्प्लॉयमेंट रेट है। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव चलाए थे, इनिशिएटिव में ठीक कहा गया था कि 15% जो होगी, 15% फंड होगी जो माइनॉरिटी को दी जाएगी, और ये जो एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी जो है माइनॉरिटी के लिए उसको बढ़ावा देगी। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इक्विटेबल शेयर देगी। ठीक, कंडीशन, माइनॉरिटीज के कंडीशन को इम्प्रूव करेगी। उसके पास सबसे बड़ा मूव था कि माइनॉरिटी के लिए कुछ करना है इनिशिएटिव, तो 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी लेके आया गया था। ये प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटी की राइट को। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी लेके आया गया था 1992 में। ये किस लिए लेके गया था, गवर्नमेंट ले गया था, ये प्रोटेक्ट करने के लिए ले आया गया था कि इसकी राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए, इनिशिएटिव ली गई थी, जिसमें से एक स्कीम था उस्ताद स्कीम। माइनॉरिटी के स्किल और ट्रेनिंग को बढ़ाने के लिए, जो कि वो अपने ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट है, जो भी ट्रेडिशनल कला है, पारंपरिक कला है, उनमें उनको ट्रेनिंग देके उनको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर एक हुआ था हमारी धरोहर जो थी, हमारी धरोहर, ये उनको ट्रेनिंग, उनको ये इसलिए लाया गया था कि वो अपने रिच हेरिटेज, जो भी उनकी रिच हेरिटेज कल्चर है, उसको वो प्रिजर्व कर सके। ठीक है, अब एक आया था नई मंजिल, एक स्कीम थी नई मंजिल स्कीम थी, ब्रिज द एकेडमिक एंड स्किल डेवलपमेंट गैप। जो भी एकेडमिक और स्किल डेवलपमेंट गैप थे उसको भरने के लिए एक ऐप आई थी, जिसका एक स्कीम आई थी जिसका नाम था नई मंजिल। ठीक, अब उनके जो मुस्लिम होते हैं उनका एक बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए
उनको क्या किया जाता कि उनके ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट को में असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात की गई थी। फिर जो भी उनके क्षेत्र में जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको उनकी प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट उनको वापस देने की बात की गई थी। तो ये वक्फ बोर्ड को भी मजबूत करके माइनॉरिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, माइनॉरिटी के स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। एक और योजना चली थी जिसका नाम था नई रोशनी। नई रोशनी की बात करें तो ये वोमेन का सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट कराने की बात की गई थी और इसके बड़े बड़े मीन्स थे, जैसे कि एक मीन्स था एनजीओ के माध्यम से सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट कराने की बात की गई थी। इनको लीडरशिप क्वालिटी बता के वुमेन को एक लीड रोल में लाने की बात की गई थी नई रोशनी योजना में। एक और स्कीम है, बेहतर स्कीम है साइबर ग्राम, माइनॉरिटी साइबर ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं डिजिटल, जहाँ भी आ जाए वहाँ पे माइनॉरिटी साइबर ग्राम को इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें कि इंट्रोड्यूस डिजिटल लिटरेसी स्किल, ठीक, डिजिटल लिटरेसी स्किल मतलब जो डिजिटल साक्षरता है उसको बढ़ावा देने की बात की जाए। डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में ये सब किसका एग्जांपल है? इथनिक क्लेसेस, रिलीजियस क्लेसेस, ये सब किसके? माइनॉरिटी का मेजोरिटी का माइनॉरिटी पे हमला, ये सब किसका? ये एक फॉर्म है कम्युनलिज्म का। इसका फॉर्म है कम्युनलिज्म को हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिकतावाद। अब कम्युनलिज्म को एक तरीके से कहेंगे क्या हम? कम्युनलिज्म का डिफिनीशन होगा ये कि जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी, जब कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी, इथनिक कम्युनिटी या कोई अलग कम्युनिटी या मेजॉरिटी किसी अदर कम्युनिटी पर डोमिनेट करती है, उस पर शोषण करती है या अपने आप को सुपीरियर बताती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये कम्युनलिज्म को तभी ओवरकम किया जा सकता है जब हम कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन इसका एक साथ कोएलेशन करें, ठीक है। तब जाके हम कम्युनलिज्म से निजात पा सकते हैं, वरना नहीं पाते हैं। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो पहला आप लोगों को ध्यान रखना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, आपको एक बार इसके बारे में पढ़ लेना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि एक हैट स्टोन प्राप्त किया, हैट स्टोन जिसको मलयालम में कहा जाता है थोपी कल्लू। एक क्वेश्चन आता होगा, आप लोगों को ध्यान रखें कि एक हैट मतलब आता है कि ये इस साइड से मिला, ठीक, ऐसे ये इस काम आता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन बन जाए कि एक स्टोन का हैट मिला जो कि मेगालिथिक पीरियड का था, ठीक, लेटराइट स्टोन का बना है, ठीक, उसको मलयालम में एक नाम दिया गया था, उपरोक्त में से कौन मलयालम का ये नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हैट स्टोन था जिसको मलयालम में तोफी कल्लू कहते हैं, थोपी कल्लू, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल शेप का है, हेमिस्फेरिकल कटोरे का शेप का है और लेटराइट स्टोन का बना है, ठीक है। ये लीड की तरह यूज किया जाता था, ठीक, मेगालिथिक पीरियड का था। किस पीरियड का था? मेगालिथिक पीरियड का। बस इतना ही इसमें जानना था और कुछ जानना नहीं था। चलिए अब ये यहाँ पे आ रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक किया है कि एफआईआर बिना प्राइमरी जांच के कि जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर है, ट्रेडर है, उन पे क्या होगा कि एफआईआर नहीं जांच हो पाए, एफआईआर नहीं किया जा पाएगा। ये किस लिए? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ये आते हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे यूपी के डेवलपमेंट में बात करते हैं।
तो इस केस में क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मेंटेन कर। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों को पता है क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब हमारे यहाँ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में कितनी कॉम्प्लियंसेस है, कितनी ईजी तरीके से हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई बाहर से आता है इन्वेस्टमेंट लेके, कोई भी ट्रेडर आता है बाहर से, यहाँ पे 36 लाख करोड़ का मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आया। अब ये आता है यहाँ पे और यहाँ के रूल को वो नहीं समझता, ठीक है, और कुछ ऐसा कर देता है कि जिससे उस पर एफआईआर के चार्जेस बनते हैं, ठीक, या नहीं बनते हैं। और हमने जैसे लैंड एक्विजिशन की ही बात आती है, लैंड एक्विजिशन करने आता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है और उस कन्फ्लिक्ट में उसको उस पर एफआईआर होता है, तो एफआईआर यहाँ लंबा चलेगा। तो इस केस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कॉम्प्लियंस बनाने के लिए क्या किया गया कि बिना प्रिलिमिनरी जांच के पहले एफआईआर दर्ज नहीं होगा किसी भी ट्रेडर पे। WHO की बात करें, WHO का ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द डिजिटल हेल्थ, इंडिया का G20 मीटिंग चल रहा है अभी। G20 मीटिंग में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम को कहते हुए कि वन फैमिली की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, इसको हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द डिजिटल हेल्थ एक बात करेंगे जिस पे हम म्यूचुअल इनोवेशन की बात करेंगे। हम इसमें अपने आयुष्मान भारत को इनकॉर्पोरेट करेंगे। आयुष्मान भारत की तर्ज पे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो लाएंगे जो हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात करेगा, ठीक है। ये इन अकाउंटेबिलिटी भी स्टोर करेगा, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी स्टोर करेगा जो हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, बढ़ाने के काम करेगा, कहेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सके आगे बढ़े। ये था केवल, ठीक। और जैसे कि अगर हम GIDH ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ, इसमें AI का इंक्लूजन, ठीक, मशीन लर्निंग का इंक्लूजन, ठीक, इन सब का इंक्लूजन करके हम अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये न्यूज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग का न्यूज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग रिटेट कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2100 तक लगभग 22% के आसपास ये चीज़ें पिघल जाएंगी और जो भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगी और पिघल के नए हैबिटेट को जन्म देंगी, नई वाटर बॉडीज, नए पॉन्ड, नए कुछ इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर लेक, इन सब को जन्म देंगी, जो कि हमारा नेपाल के साइज का हो सकता है या फिनलैंड के साइज का हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का ये देख लीजिए कि यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ईजिंग ट्रैफिक को कम करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का यूज किया जा रहा है। तो हम इस वाले को क्या कर सकते हैं कि कहीं भी ट्रैफिक का या एक्सीडेंट की बात की जा रही है, रोडवेज इन्हांसमेंट की बात की जा रही है, तो उस वाले मेंस के क्वेश्चन पे यहाँ डाल सकते हैं कि वी कैन यूज द उत्तराखंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक। उसके बाद से पर्वतमाला प्रोजेक्ट है, सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे है जो कि हमारे टूरिज्म को बूस्ट करेगा, ठीक, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की बात करेगा, ठीक है। ये अब आते हैं हम लोग की नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि हम लोग पढ़े थे ऊपर, उसको देख लेते हैं हम। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में लॉन्च हुआ था। इसमें एक यूनिक हेल्थ ID रखने की बात की गई थी, जो कि क्या करेगा, हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेगा और डॉक्टर को भी रजिस्ट्री डॉक्टर को भी रजिस्ट्री प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। हालांकि जैसे आधार हमारे लिए मैंडेटरी है वैसे हेल्थ ID मैंडेटरी नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये 1.3 बिलियन लोगों को कवर करेगा, ठीक। इसमें क्या इसको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया था, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर ईस्ट का वही इम्पोर्टेंस है। हेल्थ ID इसमें क्या क्या होंगे, इसमें एक हेल्थ ID होगा, एक DG डॉक्टर होगा, ठीक, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगा, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा,
ई फार्मेसी एंड टेली मेडिसिन एट द लेटर स्टेज। जब लेटर स्टेज हो जाएगा तो इसमें ई फार्मेसी और टेली मेडिसिन की भी व्यवस्था की गई है। टेली मेडिसिन एक कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेडिसिन, टारगेटेड मेडिसिन, मतलब कि जैसे हमको कहीं एक जगह रोग है और वहाँ पे ऑपरेशन करने में कम्प्लेक्सिटी है तो हम उसको टारगेटेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ऐसा माना जा रहा है कि जो 2018 में आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ था, उसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को अगर इनकलकेट किया जाए, उसमें क्लबिंग कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा हेल्थ सेक्टर के लिए, ठीक। अब आइए इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में आया था, लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी। इसने क्या किया था कि जो भी मेडिकल, इसका इसने प्रपोज किया था कि एक हमारे पास, एक सबके पास एक डिजिटल हेल्थ आईडी होगी जो कि जो मेडिकल एरर्स हैं उनको बचाएगी और क्वालिटी ऑफ केयर को बढ़ावा देगी, ठीक है। इसके फीचर क्या कहते हैं 2017 वाले नेशनल हेल्थ पॉलिसी के? इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर जो भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो इंक्लूड होंगी, मेंटल हेल्थ इंक्लूड होंगी, ठीक है, और भी कुछ छोटी छोटी डिजीजेज है वो इंक्लूड होंगी इसमें। और दूसरी चीज़ है कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे इसका इलाज होगा, प्रोवाइड एक पैकेज इंश्योर करेगा ये, ठीक है। इस पॉलिसी में फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे फ्री में दवा, फ्री में डायग्नोस्टिक, फ्री इमरजेंसी सेवा, ठीक है, ये सब मिलेगी, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी सेट किया जाएगा, जो भी जिसको भी शिकायत है वो इफेक्टिव ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जाके अपना वो रिड्रेस कर पाएगा। अब हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि 2000 गवर्नमेंट कर रही है कि 2025 तक 2.5% जीडीपी का 2.5% हम खर्चा करेंगे हेल्थ सेक्टर पे। जीडीपी का 2.5% 2025 तक हेल्थ सेक्टर पे खर्चा करने की बात कर रही है। और इसका टारगेट क्या है जो नेशनल हेल्थ मिशन आया कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 67.5% है, उसको साल है, उसको बढ़ा के 70 साल 2025 तक करना है, ठीक। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, उनको 28 तक लेके आना है, ठीक है। रिड्यूस मोर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द 5 साल से कम बच्चे जो मर जाते हैं उनका भी 2025 तक कम करना है और 23 तक लेके चले आना है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि गोल्डन आवर का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। गोल्डन आवर का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, मतलब बहुत हैवी इंजरी होती है, इंजरी होती है, उसके 1 घंटा का, उसके बाद का 1 घंटा का जो पीरियड होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि 1000 पॉपुलेशन 2 बेड, 1000 पॉपुलेशन पे 2 बेड हमेशा अवेलेबल रहेगा गोल्डन आवर के लिए, ठीक। अब ये इसमें HIV की ट्रीटमेंट होगी, 90% लिविंग ट्रीटमेंट होगी, 90% इन्फेक्शन वाले की ट्रीटमेंट होगी, 90% को एंटीवायरल थेरेपी दी जाएगी, ठीक। अब ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड करने के इतने बड़े फ़ायदे क्यों हो सकते हैं? पहला कि जो भी गैप्स और लूप होल है हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवरी करने में, उसकी भरपाई हो जाएगी इसमें, ठीक। उसके बाद से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करेगा, एक मिशन मोड पे चलेगा और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करेगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी हेल्थ सेक्टर होगा वो, ठीक। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल हेल्थ कवरेज से हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी, इंक्लूसिव, सबको लेके चलेंगी, अफोर्डेबल भी हो जाएंगी, सेफ भी हो जाएंगी और टाइम से मिल भी जाएंगी, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द हेल्थ सेक्टर इन द कंट्री, हेल्थ सेक्टर का अभी क्या कंडीशन है? एक्सपेंडिचर की बात करें तो अभी 1.3% जीडीपी का ही हम खर्चा करते हैं। वहीं पे और भी देश हैं जैसे कनाडा है 8% अपने जीडीपी का खर्चा करता है हेल्थ पे, और ऑस्ट्रेलिया 6.3% करता है, ठीक है। हम अभी 1.3% पे, इतनी वास्ट पॉपुलेशन के साथ भी। डॉक्टर पेशेंट रेशियो की बात कर ले तो एक डॉक्टर पे 1456 पेशेंट है, एक डॉक्टर पे 1456 पेशेंट है डॉक्टर पेशेंट रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते तो रूरल एरिया में कई जगह तो हॉस्पिटल नहीं है, कई जगह हॉस्पिटल है तो वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। चैलेंजेस, पॉलिसी के चैलेंजेस क्या है कि
एक आईडी होनी चाहिए जो सभी सर्विसों से इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है। उसके पास स्मॉल हॉस्पिटल है, उनके पास अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको डेटा कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक। साइबर सिक्योरिटी का, जैसे हम डिजिटल करते हैं तो जो हेल्थ की डेटा है वो मोर कंसर्निंग डेटा है, जिसको प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी का उतने बड़े लॉज नहीं है, उतना चीज़ नहीं है, तो ये समस्या हो रही है। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि ये पॉलिसी गेम चेंजर्स हो सकती है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंटली प्राइवेसी ऑफ एवरी इंडिविजुअल की भी ज़रूरत है कि हम इसको प्राइवेसी के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंट दिलवाएं कि हाँ ये आपका सिक्योर है, आपको अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी मिलेगा, एक्सेसिबल है आपके लिए, ठीक। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड, हेंस इट शुड बी प्रिजर्व फॉर एंड सिक्योर्ड। हम कह सकते हैं कि डेटा जो है नया गोल्ड है, मतलब एक तरीके का सोना है और इसको प्रिजर्व और सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं INS वागीर। हम बताए थे कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर में रखा गया है, तो हम प्रोजेक्ट 75 एक बार देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75 है क्या। प्रोजेक्ट 75 में 6 कलवरी स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने की बात की गई थी, जो कि डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन होंगे, ठीक है। ये फ्रांस के ग्रुप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। और ये INS वागीर की बात करें तो ये मझगावा डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 4 सबमरीन अभी तक बना दी गई है, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला। ये 5वीं थी बागीर और 6ठी होगी बागसीर, ठीक है, ठीक। ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन होती है, ये डिटेक्शन में आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये INS चक्र जो थी वो न्यूक्लियर गाइडेड मशीन थी, तो पूछा जाएगा न्यूक्लियर गाइडेड मशीन कौन थी, तो वो INS चक्र आगे ऊपर आता है। हाइड्रोजन मिशन की बात कर लें, हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहे थे ऊपर, अब हाइड्रोजन मिशन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन मिशन में तीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन होती हैं। तो ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल से बनती है, ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, ठीक है। इसमें केवल गैसिफिकेशन होता है, प्रोसेस जो होती है गैसिफिकेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें गैसिफिकेशन करके कार्बन कैप्चर भी किया जाता है। ये रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है रिन्यूएबल एनर्जी से निकलती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन को लेके क्या स्टैंड रहा है। तो 2047 तक हमको क्या करना है, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब एनर्जी में आत्मनिर्भर कब तक बनना है, 2047 तक। अभी हमारे यहाँ डिमांड है 6 मिलियन टन का रिन्यूएबल एनर्जी पर साल, 6 मिलियन टन हमको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ कुछ कंपनियां हैं वो अभी जीरो नेट कार्बन, हमारे यहाँ पंचामृत का कॉन्सेप्ट ला दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद मोदी जी ने कहा है कि नेट जीरो 2070 तक लेके आएंगे, लेकिन कैसे ले आएंगे, तो इस कदम में कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ हाथ में मिला के चल रहा है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी ने प्लान किया कि 2035 तक वो अपने जितना भी होगा वो नेट कार्बन जीरो फिर फर्म बन जाएगा, ठीक है। और इंडिया, अब अगर बात करें कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन यूनिट, ठीक, कहाँ लगी है, तो मथुरा रिफाइनरी में लगाई गई है। अब उसके बात करें कि ऐसे ही हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन की भी बात की जा रही है, लेह में बनाई जा रही है हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन, ठीक है। वो 1.25 मेगावाट सोलर सिस्टम से चलेगी, ठीक। अभी टाटा मोटर्स ने 6 सेल वाली बस लॉन्च की है, जो कि हाइड्रोजन पे चलेगी, हाइड्रोजन CNG पे चलेगी, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें IIT दिल्ली ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली 3 व्हीलर व्हीकल बना दी है। और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले IIT दिल्ली ने एक डीजल इंजन बना दिया है। ये आज का पूरा आप लोगों का न्यूज़ था। अब ये न्यूज़ के साथ साथ स्टैटिक पार्ट था। अब इसमें हमने जितनी स्कीम और जितनी छोटी छोटी चीज़ें मतलब बताई है, जैसे कि IIT ने 3 व्हीलर हाइड्रोजन, तो इसको बस याद रखना है। और इसको याद रख के आप लोगों को क्या करना है कि याद रख के इसको बस जहाँ भी हाइड्रोजन मिशन आ जाए, रिन्यूएबल एनर्जी आ जाए, जो भी मेन बड़ा टॉपिक जो भी है न्यूज़ में, जो बड़ा टॉपिक था
उस वाले टॉपिक से बस उसमें इंक्लूड कर देना कि हाँ गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, अभी हाल ही में ये स्टेप लिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐड करना। अगर ऐसे हम ऐड करते रहेंगे तो ये हमारे कंटेंट को इनरिच करता है। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली में ये पढ़ते रहता है कि ये 200 करोड़ 500 करोड़, ठीक है, ये पास हुआ ऊपर, ऐसा नहीं करना होता। और हमें आज का ही डेटा नहीं कवर करना होता कि केवल आज का ही डेटा कवर करते हैं, ऐसा नहीं। हमें बस ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें बस ये दिखाना है कि हम अपने नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों को ये दिखाना है कि हम लोग अपने नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। वो 5 साल पुराने भी कुछ एग्जाम्पल हो वो भी ला के रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी केस हुआ जो आज रिलेवेंट है आज के केस से, उसको हम ले कर के डाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और डेली सुबह 8 बजे आप लोगों को मिल जाता है वीडियो। और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें। ऐसे ही मेंस कवरेज कर लेंगे हम, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी और कम्प्रहेंसिव कवरेज होगी। और जो भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें बताएं, सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।